हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग की क्लास चल रही होगी। आपके पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग आज क्लास 10वीं की मैथ चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोग की क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं द्विघात समीकरण। मैं कोई एक समीकरण लेता हूं, इसको पहचानते कैसे कि द्विघात समीकरण है, बहुपद है। तो चलो मैं इसको लिखता हूं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3। देखो बच्चों, इसमें इस समीकरण में इसके बराबर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि जब तक कुछ बराबर में नहीं होगा तब तक यह समीकरण नहीं बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। और कैसा बहुपद है? तो इसमें चर की जो घात है 2 है, इसलिए इसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे। द्विघाती बहुपद। अगर इसी बहुपद को जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 के बराबर में हम लोग कुछ लिख दिए, कोई संख्या लिख दिए, तो वो समीकरण बन जाता है। अब इसमें कैसे पहचाने कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्लास का नाम ही है द्विघात समीकरण। तो बच्चों इसमें देखते हैं, जो चर की घात है इसमें 2 है। मान लो कि यहाँ पे चर की घात 1 होती, जैसे 2 को हटा दें, 1 होती, तो ये रैखिक बहुपद बनता। द्विघात नाम से ही समझ में आ रहा होगा। द्विघात यानी जिस चर की घात में 2 हो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो इसका मतलब कि चर की घात में अगर 2 है और बराबर के कुछ है तो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसका एक मानक रूप माना जाता है। मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। अब बच्चों देखते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण है तो इस फॉर्मेट में है या नहीं। अगर इस फॉर्मेट में है तब तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा। उसी तरह से x का गुणांक 5 है, जिसको हम लोग ये b के बराबर होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कहलाता है। उसी तरह से जो अचर संख्या है उसको हम लोग c बोलते हैं। c का गुणांक 3, c का गुणांक 3 है। इस तरह से इसके व्यापक रूप से कोई भी समीकरण की तुलना करके हम लोग जांच कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए बच्चों, अभी द्विघात समीकरण में 4 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला कि इसमें आप लोग को पहचान करना होगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कोई समीकरण, कोई मल्टीप्लाई दे दिया रहेगा, उसमें आपको पहचान करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। दूसरा, द्विघात समीकरणों को सूत्र द्वारा हल करना, जैसे सिरधराचार्य विधि हो गया। अब जैसे श्रीधराचार्य गुणनखंड और पूर्ण वर्ग, इन तीनों विधियों से कुछ बोर्ड में तो ये कर चुका है ये वाला, लेकिन ये
सभी बोर्डों में है। तो इन दो सूत्रों की मदद से हम लोग द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। तीसरा कि इसमें बट्टे के फॉर्मेट में रहेगा, उसको हल करके उसका मूल निकालना है। चौथा, मूलों की प्रकृति कैसी है, ऐसे ज्ञात करते हैं। चलो एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, शुरू करते हैं। मैं एक प्रश्न लेता हूं बच्चों। एक मेरे पास प्रश्न है मॉडल पेपर का, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। बच्चों इसको जांच करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे सूत्र बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी सूत्र पे इसको तोड़ते हैं। मान लो कि यहाँ पे जो x है a है, तो इसका मतलब कि x का स्क्वायर प्लस में जो b है 1 के बराबर, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 2, देखो 2, फिर a की वैल्यू क्या है, x है, इसका मतलब x, फिर b की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा बराबर में। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखना बच्चों, ये इधर गुणा करेगा तो 2x हो जाएगा, और ये 2 इसमें गुणा करेगा माइनस में 2 3 है 6 हो जाता है। अब क्या करते हैं कि इन सभी को उस साइड ले लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये गुणा करेगा तो 2x बनेगा, प्लस में 2x, और ये इधर आएगा तो माइनस में 2x, और ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में 6, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच जाएगा। तो ये देखो ध्यान से बच्चों कि एक 2x प्लस में है और एक 2x माइनस में है। तो जब ये आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब इसको जांच करने के लिए हम लोग इसके व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो व्यापक रूप क्या था बच्चों, इसका व्यापक रूप था ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 था। तो देखते हैं, देखो बच्चों x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 तो होता ही है। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या यहाँ पे है, 1 है। अब देखो बच्चों, x की जो x चर पद है वो गायब है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जो b की वैल्यू है, जो b की वैल्यू है, हो सकता है वो 0 दिया हो, 0 रहा होगा, इसलिए x के साथ में गुणा करके 0 कर दिया हो। इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो 0 रही होगी, इसलिए ये क्या हुआ, 0 हुआ, इसलिए उसको नहीं दिया। तो यहाँ पे c की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 7 इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं इससे तुलना करने के बाद यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक और बच्चों प्रश्न लेते हैं, ध्यान से देखना। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। इसको देखते हैं बच्चों ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं करके। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, एक इसमें करेगा, दोबारा ये इसमें करेगा, फिर ये माइनस 2 इसमें करेगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, और माइनस 2 इसमें करेगा तो क्या बचेगा, माइनस 2 बनेगा। अब जिसको बच्चों समझ में नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई करना, तो इधर मैं थोड़ा सा उसके लिए हिंट दे देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो देखो x माइनस 2 और x प्लस 1,
अब गुणा करना है, तो जैसे सिंपल गुणा करते हैं उसको एक इससे दोनों पहले गुणा कर लेते हैं, बाद में इसके साथ में दोनों को करते हैं। तो इसमें जब करोगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, फिर ये इसमें गुणा करेगा x बन जाएगा। अब ये x ऊपर में जितना भी रहेगा उसमें साथ में गुणा करेगा, तो ये इसमें गुणा करेगा तो माइनस, सबसे पहले इसी में कर लो गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। अब इसको जोड़ते हैं जैसे नॉर्मल गुणा में जोड़ते हैं उसी तरह से इसमें जोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस में एक एक्स है और माइनस में 2x है, तो माइनस में 2x और प्लस में एक एक्स, इसका मतलब कि 2x कर्ज बताता है और एक x हमारे पास का पैसा बताता है। तो जो कर्ज लिए हैं उसको देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है, हमारे पास 1 रुपये कर्ज और बच जाएगा, इसका मतलब x से एक कर्ज और बचेगा, और ये -2, तो इसका मतलब ये हुआ ये कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ से देखो कर लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 हो गया। इस तरह से गुणा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग जिसको नहीं आएगा ऐसे करके देख लेगा। तो मैं करता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस में 3x, और ये इसमें गुणा करेगा तो माइनस में x -3। तो चलो बच्चों अभी ये बच्चों देखते हैं इसको, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 3x है, माइनस में 1x है, तो प्लस में का मतलब हमारे पास वाला पैसा और माइनस का मतलब कर्ज वाला पैसा। तो जब कर्ज वाला 1x दे दोगे इसको, तो तुम्हारे पास प्लस वाला पैसा बचेगा ना, इसका मतलब प्लस में 2x बचेगा यहाँ पे और माइनस में 3। अब सभी को इधर कर लो, इस साइड में करते हैं ना, इधर 0 बताएंगे, सबको इधर करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2। अब ये इधर जाएगा सभी लोग, तो एक्स स्क्वायर क्या है प्लस, इधर तो इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, 2x इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, ये माइनस इधर जाकर प्लस बनेगा, बराबर 0 के इक्वल जाएगा। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना कि जो देखो ए एक्स स्क्वायर एक कर्ज में है और एक एक स्क्वायर इसको एक प्लस में है तुम्हारे वाला पैसा, तो ये क्या बनेगा, कट जाएगा। तो इसको काट देते हैं हम लोग, इससे ये कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये माइनस वाला कर्ज और सॉरी माइनस वाला 2x और ये माइनस वाला x, एक x माइनस ये और 2x माइनस ये, तो टोटल मिला के 3x माइनस में होगा, 3x माइनस में, और यहाँ पे -2 रुपए और प्लस में 1 रुपये, तो क्या बचेगा, प्लस में 1 रुपये बचेगा, बराबर 0 के बनेगा। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 - 3x = 0। अब बच्चों बताओ, अब इसके व्यापक रूप से जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी = 0 से तुलना करने पे क्या इस समीकरण में एक्स स्क्वायर की घात दिख रही कहीं पे, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसे बच्चों जांच करके हम लोग को बताना पड़ता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, बट्टे में कोई भी समीकरण है बट्टा में दिया है, तो उसको सॉल्व करके चेक करते हैं कैसे कि इसके मूल क्या आएंगे, प्रकृति क्या रहेगी। तो इसको देखते हैं कि बट्टे में कैसे कर लेते हैं इसको। एक मॉडल पेपर से क्वेश्चन लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/1/8 बराबर 0 है। हाँ तो बच्चों देखिए इसमें बट्टे में है,
अब इसको कैसे जांच करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है ही? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बटे वाले चीज को जो नीचे है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए दो उपाय है तुम्हारे पास, या फिर तो चाहो तो सब में 8 से मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तब भी कट जाएगा इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर, या फिर इसका एचसीएफ ले लो, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 16x² बन जाएगा, माइनस में 8x प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 8 इधर डिवाइड लगा रहा है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 16x² माइनस में 8x प्लस में 1, इधर आएगा तो 8 के साथ में, जब 0 के साथ में 8 गुणा करेगा तो 0 ही बनेगा, तो 0 हो जाएगा। अब इसको बच्चों देखो दो तरह से हम लोग हल कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक सिद्धाचार्य विधि से। मैं इस प्रश्न को दोनों विधि से हल करके देखता हूं कि इसके मूल कैसे आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं। देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है बच्चों कि इसको इस वाले में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको साइड में लिख लेते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे इधर तो क्या आएगा, 16x² आएगा, और ये प्लस है और ये भी प्लस है तो इसका मतलब प्लस में ही आएगा। अब क्या करते हैं बच्चों कि इस वाले बीच वाले भाग को, जैसे -8 को दो पार्ट बनाते हैं उसका, वो भी ऐसा दो पार्ट होगा कि जब उन दोनों का आपस में गुणा करें तो प्लस में 16x² आए, और जब उन्हीं दोनों भागों का जोड़ या घटाव करें तो माइनस में 8x आए। अब ऐसा तुम लोग को सोचना है, तो चलो मैं देखो करता हूं इसको। तो ये 16x² माइनस, देखना बच्चों यहाँ पे मैं 4x लेता हूँ एक भाग, और एक और जो कि 4x लेता हूँ मैं, और ये प्लस में 1 हो जाएगा। देखो बच्चों मैं इसी को बस तोड़ के रखा हूँ, बाकी सब तो इधर साइड में ये जो है इसको लिख के रखा हूँ। तो देखो चलो करते हैं चेक इसको, यही दो भाग है। तो जब देखो -4x में गुणा करेगा तो 4 चौके 16, और x में गुणा करेगा तो x²। और मालूम है तुम लोग को बच्चों कि जब माइनस में गुणा करता है तो क्या बनता है, प्लस बनता है। तो देखो आ गया इसके जैसा। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते या घटाते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो देखो -4 पे कर 4x कर्ज है ये, और -4x कर्ज ये है, तो इसका मतलब कि 4x कर्जा दूसरे से लिए और एक और से ले लिए 4x कर्ज, तो टोटल मिला के तो 8x कर्ज बनेगा ना। हाँ ऐसे ही करते हैं ना, तो ये 4 4 8x बन जाएगा। इसका मतलब ये जो भाग है इसका दोनों का सही है। अब क्या करते हैं बच्चों कि ये दोनों में से कुछ कॉमन होता है वो बाहर ले लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये 4 है, ये 4 कॉमन दिख रहा है, सॉरी 4 हो गया, और x दिख रहा है कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, जब इसका 16 का गुणा करोगे तो 4 गुणते 4 बनेगा, तो 4 इसमें से बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे x² का मतलब x गुणते x, तो एक ही x आएगा इधर, इसका मतलब तो यही हुआ, एक x इधर गया तो x बच जाएगा। तो यहाँ से माइनस में 1 बच जाएगा, क्योंकि दोनों 4x बाहर निकल गया है माइनस में। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 4x - 1 बनेगा। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये जो दोनों भाग बनेगा सेम बनेगा, अगर सेम नहीं बन रहा है तो समझ जाओ कि तुम कॉमन गलत ले रहे हो। अब ध्यान से देखना बच्चों कि इसमें और इसमें क्यों कॉमन दिख रहा है, ये वाला भाग और ये वाला भाग कॉमन दिख रहा है, तो इसको मैं कॉमन बाहर ले लेता हूँ। 4x - में 1, तो यहाँ क्या बचेगा, 4x - में 1, ये बराबर होता है 0 के, 0 के बराबर होता है। तो चलो एक बार मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ, एक बार इसको करता हूँ, तो क्या आएगा, 4x - में 1 बराबर 0, और ये 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 4x - में 1 इक्वल टू 0, सॉरी इसको बच्चों ना माइनस को एक इधर ले लो, तो एक प्लस में बनेगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसके साथ में गुणा है, इधर आएगा तो भाग बनेगा, तो 1/4 ये x की वैल्यू है।
यहाँ से भी वही सेम चीज है, तो इसको भी क्या करूँ, 4x, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ये गुणा है, इधर आएगा तो भागा पड़ेगा, तो 1/4 बन जाएगा। तो ये x की वैल्यू है। तो ऐसे बच्चों करना है, अगर बटे में दे तो लसा लेकर के पहले इसको सिंपल बनाना है, उसके बाद गुणनखंड विधि या सिद्धराचार्य विधि से उसको सॉल्व करना है। चलो मैं इसको सिद्धराचार्य विधि भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बट्टे 2a। तो बच्चों ये रहा द्विघात समीकरण। मैं इसको कंपेरिजन करता हूँ इसके व्यापक रूप से। तो देखो ध्यान से, 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर 0। तो इसको जब व्यापक रूप से तुलना करूंगा, जैसे क्या व्यापक रूप है इसका, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। तो जो इसमें a की वैल्यू है 16 के बराबर आएगी, b की वैल्यू -8 के बराबर आएगी और c की वैल्यू प्लस में 1 के बराबर आएगी। अब इसको हम लोग सूत्र में रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो -b का मतलब ये -8 प्लस माइनस b² मतलब -8 का स्क्वायर -4 गुणते a की वैल्यू 16 गुणते c की वैल्यू 1 बट्टे के 2 गुणते 16। अब यहाँ देखो बच्चों, जब माइनस माइनस आपस में गुणा करेगा तो प्लस में बन जाता है। तो प्लस में 8 प्लस माइनस, अब यहां से देखना, जब -8 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, -8 तो -8 गुणते -8। तो जब इसका दोनों में आपस में गुणा करो तो माइनस माइनस तो गुणा करके प्लस में बनेगा। तो 8 वाट है 64, प्लस में 64 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करके 64 बन जाएगा, तो 64 हो जाएगा। माइनस 16 चौके 64, 16 दूनी के 32। यहां से देखते हैं बच्चों, 8 प्लस माइनस 16 आप देखो ध्यान से बच्चों, एक 64 रुपए प्लस में और एक 64 रुपए माइनस में, तो ये कट के 0 बन जाएगा, इक्वल और 32। तो 0 के वर्गमूल तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, 8 प्लस माइनस 0 बट्टे के 32। अब क्या करते हैं बच्चों, एक बार यहाँ पे प्लस माइनस, एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 8 प्लस 0 बटे 32 और एक बार 8 माइनस 0 बटे 32। तो क्या आएगा बच्चों, 8 प्लस 32 तो 1 बटे 16 आएगा, सॉरी 8 चौके 4 आएगा। और यहाँ से भी क्या आएगा, 8 बटे 32 तो 1 बटे 4 आएगा। तो देखो बच्चों, उत्तर 1 बटे 4। तो कोई भी गुणनखंड होगा उसको जब सॉल्व करेंगे, चाहे सिद्धराचार्य विधि हो चाहे गुणनखंड विधि हो, तो उत्तर सेम आएगा, उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कोई भी तुमको द्विघात समीकरण दिख जाए, कठिन लगे, तो हमेशा सिद्धराचार्य विधि का ही प्रयोग करो, जब तक कि ना बोले कि गुणनखंड विधि का, क्योंकि सिद्धराचार्य विधि सिंपल होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इसको एक बार देख लो ध्यान से, हट जाता हूं मैं। हाँ तो बच्चों, आप लोग इसके साथ ले लिए होंगे आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए,
चलिए बच्चों, अब द्विघात समीकरण में लैंग्वेज बेस पे द्विघात समीकरण बनाना है हम लोग को। प्रश्न को लिख करके दिया रहेगा, उसको पढ़ करके आपको बनाना है। तो मैं प्रश्न लेता हूं, तो मैं पढ़ के लिखता हूं। एक आयता भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई वर्ग मीटर में क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई वर्ग मीटर में, किसमें? वर्ग मीटर में। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, ये लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है। अब इसको आपको पढ़ के द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखो, एक आयताकार भूखंड, आयताकार का मतलब ये होता है आयतनुमा। अब इसका क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर का जगह, कोई भी आकृति है क्षेत्रफल बोलता है तो इसका मतलब उसके अंदर का जगह, एरिया। तो देखिए बोला है कि 528 वर्ग मीटर है, तो ये इसके अंदर का जगह कितना है? 528 वर्ग मीटर। बच्चों हम लोग को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का हाँ, तो बच्चों जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो इसका मतलब कि लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये किसके बराबर होगा? 528 के, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल का सूत्र है और ये भी क्षेत्रफल है, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब एल बी गुणित 528। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखना बच्चों, ध्यान से समझना कि इसमें बोल रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है, देखना बच्चों ध्यान से अच्छे से, जो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान से समझना होगा
कि यहाँ पे लंबाई के बारे में बात कर रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। तो यहाँ पे देखो जो लंबाई को बोल रहा है तो हम लोग को चौड़ाई में 2 से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 2 गुना है तो चौड़ाई में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इधर करते हैं तो ये इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। जब लंबाई की बोले तो चौड़ाई में गुणा करके हम लोग को समीकरण को इक्वल बनाना पड़ता है, समीकरण को बराबर बनाना पड़ता है। तो इधर हम लोग गुणा 2 से नहीं करेंगे, चौड़ाई में 2 से गुणा करेंगे और एक अधिक है इस तरह से करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बोल के रखा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, कौन? लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो लंबाई की बात कर रहा है तो चौड़ाई में 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर एक अधिक है तो चौड़ाई में 2 से गुणा करके एक अधिक बना दिया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 में एल की वैल्यू रख देते हैं ना। समीकरण 1 में एल का मान रखने पर, तो देखो बच्चों एल की वैल्यू क्या है, 2b प्लस में 1 गुणे b बराबर 528। तो इधर इसको देख लेते हैं हम लोग। तो जब ये गुणा करेगा बच्चों, तो पहले ये 1 में गुणा करेगा, सॉरी ये इसमें गुणा करेगा तो 2b² बनेगा, क्योंकि b के साथ में गुणा करके स्क्वायर बनाएगा। प्लस में 1 में जब b गुणा करेगा तो 1 b आएगा और बराबर 528 है। अब क्या करेंगे कि इसको इस साइड में लेके आते हैं तो बनेगा 2b² प्लस में b माइनस में 528, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। देखिए बच्चों हम लोगों ने द्विघात समीकरण बना दिया। अब इसको सिद्धराचार्य विधि लगा लो, नहीं तो गुणनखंड विधि लगा के इसको हल कर लो। तो हम इसको दोनों विधि से फिर से एक बार लगाएंगे, देखते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि सिद्धराचार्य विधि लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, क्योंकि b² का गुणांक ये है, तो इसका मतलब ये हुआ b का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, और c का गुणांक क्या है -528। तो हम लोग का सूत्र क्या होता है सिद्धाचार्य का, यहाँ पे b² बराबर बनेगा, तो बनेगा b² सॉरी b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे के 2a। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, b की वैल्यू क्या है 1 है, -1 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते a की वैल्यू क्या है लाल 2 है, c की वैल्यू -528 बटे के 2 गुणते a की वैल्यू 2 बराबर सॉरी यहाँ पे देखते हैं ये b की वैल्यू है, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 दूनी के 8, और जब इसमें गुणा करेगा तो 8 वाटे 64, 8 वाटे 64, 8 दूनी के 16, 16 6 22, और ये 8 जब गुणा करेगा तो 8 पंजे 40, 40 2 42, ये रूट में हो जाएगा बटे के 4। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 वाटे 64 6, 8 दूनी के 16 16 6 22 2, 8 पंजे 40 तो 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 4 2 2 5 बटे के 4। अब इसको यहाँ देख लेते हैं, तो -1 प्लस माइनस 4 2 2 5, अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो निकाल देते हैं इधर हम लोग।
4 2 2 5। पैंसठ का वर्गमूल है, ठीक है, -1 प्लस -65/4। अब एक बार देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस है और एक माइनस, तो एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेते हैं, तो क्या होएगा -65/4 और एक बार यहाँ पे -1 प्लस 65 लेते हैं /4। तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, माइनस माइनस जोड़ के -66 बन जाएगा /4। इसको काटोगे तो क्या बनेगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 की 4, -33/2 आ रहा है। इसको जब करेंगे सॉल्व तो 64/4, 16 चौके 64, यानी 1 की वैल्यू 16 आएगी। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ माइनस, कभी लंबाई और चौड़ाई तो माइनस में हो नहीं सकती है, इसलिए जो प्लस वाला उत्तर है उसको लेते हैं। तो ध्यान से देखना, तो समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 में लेते हैं। समीकरण 2 में b का मान रखने पर, तो देखो L बराबर 2 गुणते b, b की वैल्यू 16 प्लस में 1, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 दूनी के 32 से 33 हो जाएगा। L बराबर 33 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने L और B की वैल्यू ज्ञात कर ली। देख लो बच्चों, इसके साथ ले लो। हो गया बच्चों, लिख लिए प्रश्न को। चलिए आगे इसको हटाते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं और उसको जांच करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए बच्चों, एक प्रश्न और लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए बच्चों देखते हैं। देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कि धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं। तो देखो बच्चों, पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत x हो गया, x+1 हो गया, x+2 हो गया, x+3 हो गया, ऐसे क्रम में आने वाली संख्या। क्रमागत का मतलब ये है क्रम से आने वाली संख्या है। तो x ले लिए, x+1, x+2, x+3, x+4,
अब देखो बच्चों, क्रमागत विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक अगर लेने को कहे तो क्या लेना है हमको, x लेना है, x+1 लेना है, x+3 लेना है, x+5 लेना है, इस तरह से। अगर बोले क्रमागत समपूर्णांक, समपूर्णांक तो x, x+2, x+4, x+6 ये लेना है हम लोग को। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो एक धनात्मक ये और दूसरी धनात्मक पूर्णांक ये, अब इनका गुणनफल तो लेता हूं मैं। तो देखो बच्चों, x गुणे x+1 का गुणनफल 306 है। तो अब पूर्णांक को ज्ञात करना है। चलो बच्चों देखो, अब ये इसमें गुणा करेगा तो x² प्लस में x बराबर 306, 306 प्लस से इधर उधर जाएगा तो माइनस रहेगा, तो x² प्लस में x माइनस 306 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसको गुणनखंड विधि या सिद्धाचार्य विधि कोई भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे सिद्धाचार्य विधि लेता हूँ या गुणनखंड विधि लेता हूँ। चलो इस बार मैं गुणनखंड विधि लेता हूँ। तो देखो बच्चों, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि इसको 306 को गुणनखंड करते हैं इसका 306, तो क्या आएगा, तीन से लेते हैं फिर 17 बार में और 17 से लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, कंपेयर करते हैं इसको कि कुछ ऐसा गुणनखंड लें कि जिसमें जोड़ने या घटाने पे x बचे। तो मैं ले रहा हूं कि 18 और 17, तो x² प्लस में 18x माइनस में 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, जब इसका और इसका मैं गुणा करूंगा तो इसके बराबर आएगा, प्लस पे 18x है और उसमें से 17x को घटा दूंगा तो प्लस में एक x बचेगा। तो अब इसमें क्या है, कॉमन देखते हैं, तो x कॉमन है तो x प्लस 18 बचेगा, यहाँ से माइनस 17 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस में 18 बच जाएगा, प्लस में 18 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 18, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 17 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 18 बराबर 0 लेते हैं और एक बार x माइनस 17 बराबर 0 लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 18 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो इसमें देखो बच्चों, माइनस को तो लेना नहीं है, प्लस वाला लेते हैं। तो पहली जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो 17 हो जाएगी और दूसरी जो हमने लिया था क्या था, वो x+1 था, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 17 प्लस 1 18। तो पहली क्या हो जाएगी, 17 और 18, ये दो धनात्मक पूर्णांक है। जल्दी से आप लोग एक बार इसके साथ ले लीजिए इसका। इसके साथ हो गया बच्चों। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पे करते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो लैंग्वेज बेस है, इसको भी पढ़ करके द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए क्या है प्रश्न, एक रेलगाड़ी
480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी, एक रेलगाड़ी है 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। जो उसकी स्पीड थी वो समान चाल से चलती गई और 480 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। जाहिर सी बात है, अगर चाल कम होती है तो समय ज्यादा लगता है। तो हम लोग को इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो चलो जो याद करना है उसी को हम लोग मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x है, x किमी प्रति घंटा है। यहां पे बच्चों ध्यान देना कि जो पूछे, जैसे इसमें रेलगाड़ी की चाल पूछा है, ऐसे प्रश्नों में संभवतः हम लोग उसी को मान लेते हैं। x है, a है, b है, तो याद रखना, ध्यान रखना कि जो पूछे उसी को मान लेना है हमको। तो देखो, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है। चलो प्रश्नानुसार देखो बच्चों, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। तो यहां पे देखो बच्चों, 480 किमी की दूरी है, 480 दूरी है और चाल क्या है, चाल बराबर x। तो एक सूत्र होता है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां से हम लोग थोड़ा पक्षांतर करके इधर, ये इधर जाएगा और इधर आएगा, तो समय बराबर क्या निकल के आएगा बच्चों, दूरी बटा चाल। तो चलिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, समय बराबर दूरी क्या है, 480 बटे x। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर से देखते हैं, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल जो x थी, अब वो चाल क्या हुआ कि घट गई। अगर ये x किमी प्रति घंटा 8 किमी प्रति घंटा कम होती तब क्या चाल होती, तो इसके हिसाब से चाल x माइनस 8 होता, क्योंकि बोला है कि यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो उसके हिसाब से x माइनस 8 होता। अगर इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को, क्या दूरी थी 480, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। जो 480 किमी प्रति घंटा थी उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। देखो बच्चों ध्यान से, पहले समय क्या थी, ये थी। अब चाल कम हुई, उसी दूरी को चलने में 3 घंटा अधिक समय लेती। जो पहले इतना ले रही थी समय, अब चाल कम हुई तो दूरी क्या होगी, बढ़ गई, 3 घंटे बढ़ गई। इसका मतलब 480 बट्टे ये x था। देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे ये चाल क्या है, कम हुई, तो जो पहले दूरी
इतना समय ले रहा था, सॉरी उतनी दूरी को चलने में इतना समय ले रहा था, तो अब चाल कम हुई तो जाहिर सी बात है समय तो लगेगा ज्यादा, तो 3 घंटे समय बढ़ गया। चाल कम हुई, इधर समय पहले जो इतना लग रहा था वो क्या हो गया, 3 घंटे बढ़ गया। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 प्लस में x प्लस में 3। अब क्या करते हैं बच्चों, ये देखो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो क्या हो जाएगा 480 x माइनस 8 माइनस 480 x बराबर 3। यहाँ पे बच्चों हम लोग लसा ले लेते हैं, तो x माइनस 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 480 x माइनस, और ये इधर जाएगा 480 x माइनस 8 बराबर 3। ये इधर आके गुणा कर लेगा, इधर देखो x माइनस 8 इधर भागा दे रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा। तो देखना बच्चों 480 x माइनस 480 x माइनस 8 बराबर क्या है, ये इधर आएगा तो गुणा करेगा तो क्या बनेगा लाल, 3x स्क्वायर माइनस 8x बनेगा। इसको और यहाँ देखो 480 कॉमन है, तो 480 x माइनस x माइनस 8 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8 के 24x। यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, 480 ये x है। देखो बच्चों जब किसी भी ब्रैकेट के सामने माइनस होता है तो उसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है जितनी भी संख्याएं होती है उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। सॉरी बच्चों, टेक्निकल के कारण क्लास को थोड़ा रोकना पड़ा। चलिए बच्चों हम लोग क्या समझ रहे थे, हाँ यहाँ पे देखिए किसी ब्रैकेट के सामने माइनस होता है, तो जब ब्रैकेट टूटता है तो उसके अंदर जितने भी चिन्ह होते हैं सभी चेंज हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये x है और ये माइनस है, तो इसके अंदर का चिन्ह चेंज होगा। देखिए ये प्लस x था तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस 8 था तो ये प्लस में 8 बनेगा, प्लस में 8। अब यहाँ से देखो बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 24x, ध्यान से देखना बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है, 1 रुपए प्लस में है और 1 रुपए माइनस में, तो प्लस माइनस जब जितना कर्ज है उतना ही तुम्हारे पास पैसा है, तो दे दोगे तो क्या बचेगा, शून्य बन जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों 480 ये बचेगा, क्योंकि ये कट के 0 बन गया था ना। और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस है 24x। अब क्या करते हैं बच्चों, इसका उसमें उड़ा लेते हैं, तो क्या होगा 0, 8 8 64, हाथ में लगा 6 और 8 चौके 32, 32 6 32, और 3x स्क्वायर माइनस है 24x। अब इसको मैं इधर कर लेता हूँ, तो इधर क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस है 24x, और ये प्लस से माइनस बन जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर तीनों संख्याओं में अगर डिवाइड लग रहा है 3 से तो दे देते हैं, क्योंकि संख्याएं छोटी हो जाती है। वैसे भी इसको अगर सॉल्व करोगे गुणनखंड विधि या सिद्धांत विधि से लग जाएगा, लेकिन अगर संख्याएं छोटी बनती है भागा देने से तो देकर के छोटी बनाते हैं, क्योंकि छोटी संख्याओं को हल करने में आसान होता है। तो देखो बच्चों इसमें 3 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 3 से लगाएंगे, 3 से यहाँ लिख देता हूं मैं, 3 से भाग देने पर क्या होगा बच्चों, ये x स्क्वायर बचेगा, ये माइनस में 8x बचेगा, माइनस
ये 1280 बचेगा। देखो बच्चों 3 एक कम 3, इसमें का एक हासिल जाएगा तो 3 छक्का, सॉरी 3 छक्का नहीं 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 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6, सॉरी बच्चों मैं इसमें लगाता हूँ 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6, 2 जाएगा 3 9 8 24, ठीक है 1280। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको द्विघात समीकरण बन गया, इसको सरल करने की दो विधि, गुणनखंड विधि या सिद्धाचार्य विधि। तो चलो हम लोग सिद्धाचार्य विधि यूज कर लेते हैं क्योंकि वो आसान होती है। तो चलो देखते हैं x बराबर b -8 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब -8 का स्क्वायर -4 गुणते a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, गुणते c की वैल्यू -1280 बटे के 2 गुणते a की वैल्यू 1। अब इसको हल कर लेते हैं, माइनस से माइनस गुणा करेगा तो प्लस में बन जाएगा 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस माइनस से गुणा करेगा तो प्लस में बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये इसमें गुणा करेगा तो 0, 8 चौक के 32, 8 4 दूनी के 8 3 11, 4 एक कम 4 3, 4 एक 5 बटे के 2। यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, मैं इसको जगह करके एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चों 8 प्लस माइनस 64 में 1280 को जोड़ेंगे तो 4 8 1 5 बनेगा, जो रूट में बच्चे के 2। बच्चों 51 84 का वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। 51 84 का दो 8 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 देखते हैं, 2 लेते हैं, 2 2 2 दूनी के 4, 2 चौक के 8, 2 एक कम 2, यानी कि 72 आएगा। 8 प्लस माइनस 72 बटे के 2। अब बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पे एक बार प्लस में 72 लेके देखते हैं और एक बार माइनस में 72 लेके देखते हैं, तो क्या आएगा 8 प्लस में 72 बटे 2 और एक बार 8 माइनस में 72 बटे 2। तो यहाँ से आएगा बच्चों 72 8 80, 80 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 40 आएगा। यहाँ से जब घटाएंगे 72 में से 8 तो कितना बचेगा, 64 रुपये बचेगा। 64 बटे के 2 आएगा 32 पे। तो यहाँ से देखो बच्चों x बराबर 32 आ गया। तो जो रेलगाड़ी की चाल रही होगी, क्या ज्ञात करना था हम लोग को, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल 40 किमी प्रति घंटा रही होगी। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नों को हल करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ तो बच्चों हो गया। सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिए माइनस में आएगा, -64 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस में आ जाएगा। तो हमको अच्छे से पता है बच्चों कि कोई भी चाल माइनस में नहीं होती है। तो इसके लिए चाल की जो चाल है वो हमारा 4 बराबर 40 हो जाएगा। यही होगा बच्चों। सॉरी बच्चों, आज हम लोग का थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है और अगली कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।